इसको भी कर ले। हाँ। प्रणाम। आदरणीय राजेंद्र जी सांसद हैं, लोकतंत्र सेनानी रहे, मीसाबंदी डीआईआर में बंद रहे, संघ की स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे। आदरणीय भाई साहब, आप थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है। मैं बड़ी सामान्य पृष्ठभूमि के परिवार से आता हूँ। और संघ की जहाँ तक बात है, मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, शाखा जाते थे। वो नियमित नहीं जाते थे हालांकि, लेकिन संघ से जुड़े हुए थे। और मेरे चाचा जी तो पहला जब प्रतिबंध लगा तो उसके अंदर जेल के अंदर भी गए। तो इस कारण से संघ घर के अंदर था। और एक संयोग ऐसा भी है कि हमारा जो निवास स्थान था, मैं पिलखुआ का रहने वाला, मतलब पिलखुआ मेरा जन्म स्थान है। अब तो मैं मेरठ में रहता हूँ। तो पिलखुआ में जहाँ निवास था उसके सामने ही एक मैदान के अंदर शाखा लगती थी। तो इस कारण से भी एक खेल का आकर्षण जैसे बच्चे के मन में होता है, उस नाते 5-6 वर्ष की उम्र में ही मैं वहाँ जिज्ञासावश शाखा में जाता था। हम लोग खेलते थे। तो यही क्रम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पढ़ाई भी चलती रही, शाखा का भी के अंदर छोटे मोटे दायित्व तो बढ़ते रहे। और फिर मैंने इंटरमीडिएट तो वहीं से किया, पिलखुआ से ही। बीएससी करने के लिए मैं हापुड़ आ गया। हापुड़ में भी मैं संघ के ही काम से थोड़ा बहुत जुड़ा रहा। यानी बहुत अधिक तो उन दोनों मेरी सक्रियता नहीं रही, पिलखुआ में ज़्यादा सक्रियता थी। लेकिन इसके बाद फिर मैंने 1968 में बीएससी किया। तो हमारे जिला प्रचारक हुआ करते थे शिव प्रसाद जी। शिव प्रसाद जी ने कहा कि मैं पढ़ने में अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि तुम भाई अब एमएससी करने के लिए तुम मोदीनगर जाओ और वहाँ पर जो है संघ का भी काम देखना। तो मैं जो है मोदीनगर आ गया। वहाँ मैं हॉस्टल में रह करके मैंने एमएससी की पढ़ाई की। वहीं पर मेरे पास मोदीनगर का सैम का काम भी मेरे पास रहा। और एमएससी करने के बाद घर की कुछ आवश्यकताएं कह लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बड़ी साधारण पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, तो मैंने 1 साल नौकरी भी की। परंतु वहाँ फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनी, हमारे ज्योति जी अलीगढ़ के जिला प्रचारक थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। वैसे भी मन के अंदर एक संस्कार तो संघ के कारण से था ही कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने लेकिन कुल मिलाकर के 1971 में तो ज्योति जी का स्नेह आग्रह कहिए, कुछ अपनी खुद की प्रेरणा कहिए, मैं 1971 में संघ के प्रचारक के रूप में मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया। और 1971 में आगरा महानगर प्रचारक के रूप में मुझको जिम्मेदारी मिली। फिर क्रमशः उसी प्रचारक के नाते कार्य करते हुए मैं कुल मिलाकर के 13 वर्ष मैं प्रचारक रहा। 8 वर्ष तो मैं रहा शुरुआत में, जैसा मैंने कहा, आगरा में रहा। इसके पश्चात मैं पीलीभीत जिला प्रचारक के रूप में रहा। फिर आपातकाल के पश्चात मैं मथुरा में प्रचारक रहा, जिला प्रचारक। कुछ समय के लिए मैं रामपुर में भी जिला प्रचारक रहा। और उसके बाद 1979 में मुझको पटना की जिम्मेदारी दी गई। मैं 2 वर्ष वहाँ पर महानगर प्रचारक रहा और बाद में फिर मैं विभाग प्रचारक रहा। और 1984 में मैं फिर वापस आ गया। तो और उसके बाद फिर निरंतर सक्रिय रहा संघ के काम के अंदर। मैं कह सकता हूँ कि भले ही प्रचारक जीवन से मैं वापस आ गया हूँ, परंतु मैंने अपनी सक्रियता कभी भी, ये तो रहेगा ही। हाँ, वो मेरे जनसंघ की स्थापना 51 में हुई। 51 में आपका जन्म हुआ और उसके पहले पहला प्रतिबंध यानी आज़ादी के पहले लगा था संघ पर, तो उस समय चाचा जी जेल गए। आप धीरे धीरे जनसंघ में भी छोटे रहे होंगे, तो प्रचार किए होंगे उस समय भी, चूंकि संघ का और जनसंघ का लोग तो गांव में यही मानते थे कि संघ यानी जनसंघ जनसंघ। तो ऐसे उस समय जनसंघ की क्या? हाँ, ये बात आपने बड़े, मतलब मुझे खूब ध्यान है। हो सकता है मैं तो 8-10 साल का ही रहा हूँ। हम लोग जाते थे, जैसे बच्चों की टोली होती है, उत्साह के साथ थोड़े बिल ले लेने का आकर्षण भी रहता है। और दीवार पर हमने खूब वो दीपक बना करके प्रचार करना, जनसंघ को वोट दो और हमारा निशान दीपक, यानी इस प्रकार के प्रचार, पैम्फलेट बांटना, पर्चियां बनाना। उन दोनों, आजकल तो कंप्यूटर से सारा काम हो गया है, उन दोनों मतदाता सूची हाथ से पर्चियां बना करती थी। तो हम, क्योंकि उम्र में प्रचार की दृष्टि से हमारा उतना उपयोग या भूमिका नहीं होती थी, तो हम लोग कार्यालय में बैठ करके, हमारी उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं, तो वो पर्चियां बनाया करते थे, उनको लिस्ट दे दी जाती थी और उसकी पर्ची बनाया करते थे। वो पर्ची फिर बाद में सब मतदाताओं तक पहुंचा दी जाती थी। तो इस प्रकार का वो बात ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि परिवार के अंदर संघ का वातावरण था, जनसंघ का भी स्वाभाविक रूप से वातावरण था। तो इस कारण से प्रारंभ में ही और
संगठन का काम हम लोग करते रहे, नारे लगाना, सभाओं में जाना, ये जो कार्यालय से जुड़े हुए छोटे छोटे काम करना, और जैसे जैसे आयु बढ़ती गई तो ये जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। तो जनसंघ का भी इस प्रकार का काम करने का अनुभव। आजकल बूथ मैनेजमेंट में कहते हैं कि पन्ना प्रमुख तक बनते थे, उस समय घरों से निकाल करके आप लोग भी ले गए होंगे, और कैसा रहता था उस समय घर से बूथ तक पहुंचाने का? संगठन का जो विस्तार इस समय है उतना विस्तार उस समय नहीं था, और आज ये सोच करके बड़ी श्रद्धा होती है। आज तो हम लोग प्रत्येक सीट को जीतने की संभावना रहती है। आज हम लड़ रहे हैं तो जीत सकते हैं, एक आध बार हारते भी हैं किसी सीट के ऊपर, परंतु उस जमाने में तो हारना गारंटी होती थी, जमानत जब्त होना लगभग गारंटी होती थी। माने मुझे ध्यान है, मैं 1971 में जब मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, मैं लेक्चरर था, उस वक्त तो चुनाव हुआ, तो उसमें मैं शामिल हुआ भाई 70-71 के का उसके अंदर। तो इतनी हम लोग गांव में जाते थे, धूल दक्कड़ में हो जाते थे, और मानसिंह एक आगरा के थे, वर्मा जी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो पता था कि हारेंगे, पक्का हारेंगे, लेकिन इसके बाद भी गली गली के अंदर जो प्रचार करना, और ये निरंतर दशकों तक ये काम चला। और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस वक्त के जो हमारे नेता थे, उस वक्त के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उस वक्त का जो हमारे कार्यकर्ता का समर्पण भाव था, आज भी है वो, परंतु अद्भुत था, क्योंकि उसमें सफलता का राजनीतिक दृष्टि से कोई भरोसा ही नहीं था। केवल अपना कार्य है, हमारा एक मिशन है, हमारा एक संकल्प है, हमारे कुछ सपने हैं, हम उन लोगों तक पहुंच आए, इसी बात को लेकर के गली गली भागते थे, भटकते थे, दौड़ते थे। तो ये वास्तव में आज भी उनके बारे में सोचते हैं तो हृदय से आदर से भी भर जाता है और हृदय भावुक भी होता है। आप साइंस के स्टूडेंट रहे, आपने एमएससी किया, भौतिकी से किया, और आप शिक्षक भी रहे, फिर ये राजनीति करने की प्रेरणा कैसे जग गई, या प्रचारक निकलने की प्रेरणा कैसे जगी? नहीं, देखिए, प्रचारक निकलने की प्रेरणा तो संघ की शाखा से ही आ जाती है। जब संघ की शाखा पर आप जाते हैं और अच्छे मन से जुड़ जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप बैठते हैं अपने सामने ऐसे आदर्श व्यक्तित्वों को देखते हैं जिन्होंने जिंदगी लगा रखी है। उस वक्त हम लोग भावराव को देखा करते थे, रज्जू भैया को देखा करते थे, देवड़े जी को देखा करते थे, माने ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, शिव प्रसाद जी का मैंने जिक्र किया। तो लगता था कि व्यक्ति घर छोड़कर के समाज का काम कर रहा है, और बात समझ में भी आती थी कि भी देश की जो समस्याएं हैं उसका हल यही है, हिंदू समाज जागृत हो, इकट्ठा हो, उसके मन के अंदर अपने देश के प्रति जो परंपरा के प्रति भाव हो, ये सारी बातें ध्यान में आती थी। तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे वो कार्य पद्धति का ही चमत्कार है कि व्यक्ति अपना अधिक से अधिक समय या प्रचारक के रूप में पूरा समय देने की का तय करता है। जहाँ तक राजनीति की बात है, देखिए, मेरा कोई राजनीति के विषय में कोई रुचि नहीं थी, मेरा कोई आग्रह भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरठ के अंदर बनी। मैंने जैसा बताया कि 1984 में मैं वापस प्रचार जीवन से आ गया था, मेरे पास कुछ न कुछ जिम्मेदारियां, ठीक ठीक से जिम्मेदारियां संघ की रही। 1997 में मुझे ये कहा गया कि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाइए, और फिर मैं गया, और मेरी पहली जिम्मेदारी, माने आप देखिए, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था, लेकिन चलिए, फिर जब निर्णय किया संगठन ने तो मैं भाजपा के अंदर गया, और इसके बाद फिर भाजपा का मैं काम करता रहा। शुरुआत में महानगर अध्यक्ष रहा, इसके बाद क्षेत्र की मेरे पास जिम्मेदारी रही, क्षेत्रीय मंत्री रहा, प्रशिक्षण का प्रभारी रहा क्षेत्र का, फिर मैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी रहा। तो और 2009 में फिर ऐसी स्थिति आई कि मुझको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो माने मुझे कई बार लगता है इसके अंदर मेरा अपना कोई योजनाबद्ध प्रयास नहीं था, मैं तो केवल एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा था। संगठन ने जो मेरे विषय में सोचा उसका मैंने सम्मान किया, तो मेरे स्वभाव में भी था, आज भी स्वभाव में है, और उसी नाते मैं भाजपा के अंदर आया, संगठन का मैंने काम किया, फिर प्रत्याशी बना, और फिर कार्यकर्ताओं ने अद्भुत परिश्रम करके एक कठिन सी सीट के अंदर 2009 में मुझको लोकसभा में भेज दिया, और मैं आज सांसद हूँ। तो मेरा कोई योजनाबद्ध प्रयास इस दृष्टि से कभी नहीं था। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति में नहीं हूँ, स्वभाव से भी नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी मैं उससे बात। लोकतंत्र का एक काला अध्याय, इंदिरा जी का इमरजेंसी लोग अभी भी याद करते हैं, और आप लोग उस समय जेल गए संघ का काम करते हुए, क्या रहा उस समय की स्थिति परिस्थिति? और ऐसी, देखिए, मैं उन दिनों पीलीभीत के अंदर जिला प्रचारक था, और फिरोजाबाद में संघ शिक्षा वर्ग लगा था। जब ये मैं स्वाभाविक रूप से उसके अंदर था, मैं शिक्षक था संघ शिक्षा वर्ग में, और
घोषित हो गया। फिर जिस प्रकार से सब लोगों को कहा गया कि शांतिपूर्वक निकल जाइए, पुलिस संचालक जी को गिरफ्तार कर लिया गया इत्यादि इत्यादि। तो हम लोगों को ये था कि भाई एक भूमिगत रह करके काम करना है। आगे क्या होगा इसके विषय में कोई स्पष्ट कल्पना नहीं करता था। क्या इमरजेंसी के अंदर क्या परिणाम होगा, कब तक रहेगी, और जिस प्रकार का दमन चक्र इंदिरा जी ने चलाया था उस समय, वो बड़ा खतरनाक था, वो बड़ा भयावह भी था। यानी कैसे कैसे फर्जी आरोप लगा लगा करके लोगों को जो जेल के अंदर बंद किया गया। तो उससे भी लगता कि पता नहीं ये काला जो अध्याय है, ये अंधकार की रात है, ये कब समाप्त होगी। अच्छा, मैं क्योंकि प्रचारक था तो मुझसे अपेक्षा नहीं थी कि मैं जेल के अंदर जाऊँ। मेरी तो मुझसे तो अपेक्षा थी कि मैं भूमिगत रह करके संपूर्ण जो आंदोलन काम है कुछ उसकी संगठनात्मक चिंता करूं। परंतु ऐसा हो जाता है। पीलीभीत के अंदर उस वक्त के हमारे जनसंघ के संगठन मंत्री हुआ करते थे श्री महेश नारायण सिंह जी। तो उनसे हमारी मुलाकात एक स्थान पर होनी थी, तो वो आने वाले थे। तो कहीं से वो सूचना वो पता चल गई पुलिस वालों को। तो उन्होंने जहाँ मैं था उसके सारे आवास को घेर लिया। तो महेश जी तो बच गए, मुझको पकड़ लिया गया। और मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊं इस मामले में। 1974 में आपको ध्यान होगा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 300वां वर्ष था। तो पूरे देश के अंदर हम लोगों ने उसको मनाया था, और उसमें ये भी एक कार्यक्रम का एक अंग था कि हम लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी उस कार्य के साथ जोड़े, जिससे वो थोड़ा संघ के बारे में जाने, थोड़ा उनका समझ में आए कि संघ जो है किस प्रकार के चिंतन से काम करता है। तो हम उस क्रम में जो पीलीभीत के जिलाधिकारी हैं, पीलीभीत के जो वो थे पुलिस अधीक्षक थे, उनसे मिलने जाते थे। तो जो भी जब मेरी गिरफ्तारी हो गई, मुझे पकड़ लिया, तो मैंने स्वयं को बता रखा था मैं तो भी छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता भी छोटा ही था, मैंने पैंट शर्ट वगैरह पहन रखी थी। तो लोगों को यही लगा, काफ़ी देर वो मुझे देखते रहे, पूछताछ करते रहे, और उन्होंने मुझको छोड़ने का फैसला कर लिया था कि हम तो गलत आदमी को पकड़ लिया है। वो जो प्रचारक था राजेंद्र, वो तो भाग गया, वो तो चला गया। हमने कहा भी वो हाँ आए तो थे, वो तो कभी कभी आते हैं यहाँ पर, लेकिन तो चले गए, मैं तो छात्र हूँ। तो इतना तो देखिए, जब आप किसी आंदोलन में हैं तो इतना तो छल या झूठ ये उचित है, तो जो भी है। लेकिन तभी मुझे जो छोड़ने वाले थे, तभी वो एसपी महोदय आ गए, जिससे हम 2-3 बार मिले थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले राजेंद्र जी नमस्कार। एक और राजेंद्र जी थे उस समय। हाँ, तो इतना, हाँ वो उसके बाद आए। मेरे जेल जाने के पश्चात जो है राजेंद्र जी को भेजा गया, उन्हें बड़ी कुशलता के साथ। यानी आज भी मैं उनके विषय में, पीलीभीत में इतने वर्ष हो गए, आप देखिए करीब 45 साल हो गए, 50 वर्ष पूरे होने को है। आज भी मैं राजेंद्र जी का यश वहाँ पर सुनता हूँ, कैसे उन्होंने घर घर जा करके सारे आंदोलन को बांधा, और बहुत लोग उसके अंदर आंदोलन के साथ जुड़े। तो मैं जेल में पहुँच गया। जेल में एक बात ध्यान में आती थी, वहाँ हमारे जो वो थे जेलर जयसिंह थे, और बाद में बातें पता चली, शुरुआत में तो कुछ ना, तो चले गए जेल के अंदर। एक बैरक हम लोगों के लिए बड़ी सी थी, उसके अंदर हम लोग रहते थे। लगभग 100-103 मुझे जहाँ तक ध्यान है थे लोग। उसमें 10-12 विभिन्न अन्य संगठनों से भी थे। संगठन कांग्रेस है, जमायत इस्लामी है, बाकी 90-95 लोग संघ या जनसंघ या जो कुछ कह लीजिए अपने ही परिवार के लोग होते थे। तो वहाँ पर जो है बाद में हमको जयसिंह ने बताया कि सर हमारे पास जो है बराबर ही सूचनाएं आती थी, लोग बड़े खतरनाक हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है, इनसे कुछ संवाद मत रखिए, इनसे मिलिए मत। तो तदनुसार एक सख्ती हमारे ऊपर रखते थे, और हम तो खैर सख्ती, भाई हम जेल में हैं तो हमको जेल के अनुशासन का पालन करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, डॉक्टर फतेह सिंह जी हमारे जिला संचालक थे। और डॉक्टर फतेह सिंह जी दुनिया के, मतलब देश के, आप कह सकते हैं देश के तो निश्चित रूप से बड़े कोई विद्वान व्यक्ति थे, और प्राच्य विद्या के ऊपर जो उनका बड़ा भारी काम था, वो उसके डायरेक्टर रहे थे, और उनकी बड़ी पुस्तकें थी। उन्होंने हड़प्पा की लिपि के ऊपर काम किया था, उन्होंने कामायनी के ऊपर जो उनकी टीका लिखी हुई थी, वो हिंदुस्तान की श्रेष्ठतम टीकाओं में से एक है। तो वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और ये जयसिंह की पृष्ठभूमि क्योंकि इतिहास की थी, तो वो फतेह सिंह जी को जानते थे। तब वो एक दिन आकर के बोले, साहब जब डॉक्टर फतेह सिंह जी आए तो हमको लगा कि ये सरकार जो बता रही है कि ये लोग बड़े खराब लोग हैं या बड़े खतरनाक लोग हैं, हमारी राय बदली। तो उसने हमारे साथ व्यवहार भी बदला, फिर हमको पुस्तकें मिलने लगी, हम थोड़ा पढ़ने लगे। तो ये एक अनुभव जेल का रहा। बाकी कई बार आज भी राजकुमारी तकलीफ होती है, कई कार्यकर्ताओं को इतना बुरी तरीके से पीटा जाता था, उल्टा लटका करके पूरन गंगवार। आज तक जो है उसका शरीर जो है अक्षम है,
और भी कई कार्यकर्ता, यानी इतनी यातनाएं दी हैं पीलीभीत के अंदर, जेल के अंदर भी जो लोग आते थे, तो वो वास्तव में बड़ा काला अध्याय था। लेकिन हम लोग हिम्मत से, सारे उत्साह के साथ, और हमारी संख्या थी तो हम लोग वहाँ शाखा भी लगाते थे, चर्चाएं भी करते थे। डॉक्टर फतेह सिंह जी जैसा एक विद्वान व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति हमारे बीच में था, और भी लोग थे, हम भी कुछ कई बार विषय देते थे। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने बड़े सार्थक ढंग से और उत्साह बनाए रखते हुए उस समय को बिताया। हंसी मजाक भी करते थे, यानी दबाव में नहीं रहते थे। परंतु आज भी मैं सोचता हूँ इतनी तकलीफ जो है उस समय में देश की जनता ने की है, या देश में संघ के कार्यकर्ताओं ने, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, सही वो बहुत ही काला अध्याय ही था। अंततः समाप्त हुआ। आप क्रांति भूमि मेरठ से रहे और संघ काम के लिए आप पटना चले गए, एकदम भोजपुरी वाले क्षेत्र में, जहाँ लोग, वो कैसे आप उस काम को समझते? वहाँ की बोली, खान पान सब अलग था, अलग प्रकार का। नहीं देखिए, इस पर तो मेरा कोई, भाई मैं जब संघ का प्रचारक हूँ तो मैं कहाँ रहूँगा, इसका निर्णय तो नेतृत्व करेगा। तो उस नाते उन्होंने जो है, रज्जू भैया हमारे उन दोनों क्षेत्र प्रचारक हुआ करते थे, उन्होंने निर्णय किया इमरजेंसी के पश्चात। उन्होंने पहले गोविंद जी वहाँ पर थे, गोविंदाचार्य जी, तो मुझको भेजा ही, तो उनका निर्णय था। और जहाँ तक पटना की बात है, पटना में कोई बहुत अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा खान पान का खाली जो मुझे अंतर लगा, भाषा को कोई खास अंतर नहीं। तो भाषा में कहते हैं जैसे पश्चिम में तू बोलते हैं, हाँ, वो है। तो इसमें तो है, मुझे ध्यान है कि एक बच्चे को परिवार में गया, तो मैंने उसको कहा तू क्या कर रही है, बिटिया छोटी थी, तो वो रूठ करके चली गई, यानी बड़ा मजेदार है। तो मैंने कहा क्या हुआ इसको, तो उसके जो पिता थे वो सुसवत थे, मैं गया था, बोले आप इसको तू क्यों कह दिया, बोले ये तू करते नाराज है। तो उन्होंने बोले यहाँ भाई साहब यहाँ ऐसे सामान्यतः नहीं बोलते हैं, इसलिए नाराज हुए, बाकी कोई आपने गलत नहीं बोला है, उनका भी आगे से ध्यान रखूंगा मैं। तो ये भाषा का छोटा मोटा अंतर था, खान पान के अंदर भी कोई खास नहीं है। इधर जरा गेहूं का अधिक उपयोग होता है, रोटी का अधिक उपयोग होता है, वहाँ जो है भात का, चावल का उपयोग बहुत होता है। तो लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुई, और आज भी मैं देखता हूँ कि पटना अनेक प्रकार की विशेषताओं से युक्त महानगर था, कला की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों से परिचय होना, उनको कार्य के साथ जोड़ना, तो मेरा वो अनुभव ही 5 वर्ष का जो अनुभव पटना का है, आज भी वो मुझे बड़ा प्रेरित करता है, मुझको आनंदित करता है। तो कोई अंतर नहीं था। और देखा जाए, देखिए वही बात है, संघ चाहे उत्तर से चलिए दक्षिण तक, पश्चिम से चलिए पूर्व तक, वो एक ही है, एक ही धारा है, एक ही सोच है। और आप अभी तक अपरिचित है, परिचय हो गया तो लगता है कि वर्षों पुराना आपका संबंध है। पटना जयप्रकाश जी की प्रेरणा भूमि रही, वहाँ पर संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था उस समय। उधर गुजरात से यह शुरू हुआ नवनिर्माण का आंदोलन, पूरे देश में फैल गया था। तो जयप्रकाश जी के समय में नाना जी साथ काम करते थे, ऐसे लोगों के साथ आप तो चूंकि जेल में चले गए थे, फिर भी कुछ तो रहा होगा, कभी बैठे था ही बराबर। नाना जी के, अडवाणी जी के पत्र बराबर आया करते थे, और जेल में रहने कारण से वो तो हम उसके भागीदार नहीं बन पाए। लेकिन जयप्रकाश बाबू से मेरी 3 बार मेरी मुलाकात हुई। हमारा जो पटना में कार्यालय था वो कदम कुआं में था, अब तो बदल गया, तो स्नान राजेंद्र नगर में नया भवन बन गया था। तो वहीं बबुआ जी जो हमारे उसका प्रांत संचालक हुआ करते थे, उनका निवास भी बिल्कुल बगल में ही था। और बबुआ जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, तो जयप्रकाश जी से उनके बिल्कुल पुराने संबंध थे। तो बबुआ जी के साथ मैं 3 बार जयप्रकाश से मिलने, कदम कुआं में उनका निवास था। तो अस्वस्थ रहते थे, डायलिसिस उनका होता था, तो बातचीत तो हम ज़्यादा नहीं करते, बातचीत तो बबुआ जी करते थे। पर हमको ये जरूर रहता था कि ये व्यक्ति कैसा, माने व्यक्ति अद्भुत उनका व्यक्तित्व था ही। तो जयप्रकाश से मेरी कई बार 3 बार वहाँ पर भेंट हुई, और मुझे इस बात का बड़ा आज भी मुझे आनंद होता है कि मैं जयप्रकाश जी को प्रत्यक्ष उनके साथ बैठ करके उनकी बात, बबुआ जी के साथ होने वाली बात, हल्की फुल्की बातचीत होती थी, हाल चाल पूछते थे, बबुआ जी स्वास्थ्य कैसा है। ज्योति जी, एक आपने नाम लिया, अद्भुत कहते हैं लोग, ऐसे कई लोगों को गढ़ा उन्होंने, उनके कुछ साथ के संस्मरण आपके पास हैं? देखिए, ज्योति जी वास्तव में उनका व्यक्तित्व इस रूप में अद्भुत था कि वो बहुत ही एकदम घुल मिल जाते थे, और ऐसा, और इतना वो केयरिंग थे। यानी मैं देखता था कि एक एक स्वयंसेवक की कार्यालय पर जैसे हैं,
तो रात में कोई उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कोई उघड़ा हुआ चादर ने उसकी चादर उखड़ देना, किसी के कपड़े उसके तय करके रख देना, यानी एक एक चीज के ऊपर उनका जो है ध्यान रहता था। उनका जो पर्सनल टच था ये इतना व्यक्ति को प्रभावित करता था। एक एक चीज की चिंता, लोग इसे मजाक भी करते थे, मजाक को भी वो आनंद से मतलब लेते थे। तो वो जो मुझे एक अच्छी बात लगती है कि वो दायित्व के बोझ से दबते नहीं थे, वो सहज रूप में रहते थे। और एक यदि मैं कहूँ उनके अंदर मातृत्व तो बहुत था, तो उस प्रकार से चिंता करना, उसमें जुड़ाव होता था, उसी में से वो धीरे से गढ़ देते थे व्यक्ति को, धीरे से दिशा दे देते थे। और ये बात ठीक है कि उनके स्पर्श से, उनके मार्गदर्शन से बहुत बड़ी संख्या में संघ के जो कार्यकर्ता वो प्रचारक बन करके निकले, उन्होंने अपना समय दिया। तो ज्योति जी अंत के दिनों में मेरठ में उनका रहा, वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा और बहुत उनका आशीर्वाद प्रचारक जीवन से वापस लौटने के पश्चात भी उनका मिलता रहा। तो ज्योति जी अब वही है कि ये जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा करके संघ को एक संघ के काम को किया, उसका विस्तार किया। आज जो हम राजनीतिक दृष्टि से यश देखते हैं, उस विचार का जिसको लेकर के संघ चला था, इन लोगों की तपस्या का ही परिणाम है। राजनीतिक क्षेत्र में जनसंघ ने तमाम गोरक्षा का आंदोलन, गोवा आंदोलन, ऐसे 370 का आंदोलन, उस समय के कुछ आंदोलनों के नहीं, मुझे ये 1966 का जो आंदोलन था गोहत्याबंदी को लेकर के दिल्ली में जो हुआ, जिसमें गोलियां चली थी, जिसमें लोग गणपति जी महाराज, मैं उसमें गया था। मैं पिलखा का ही संसद था, इंटरमीडिएट का मैं छात्र, काफी बच्चे लोग गए थे। और मुझे ध्यान है रीगल की बिल्डिंग जो पीछे से फायरिंग हो रही थी, भागते दौड़ते हम उसमें छिपे थे और एक गोली ऊपर से गई भी थी। तो मुझे लगता है कि वो नहीं लगी मुझे, तो मैं आज यहाँ हूँ, लग भी सकती थी। तो वहाँ फिर बाद में देखा जूते चप्पलों के ढेर, यानी लोगों को ऐसा रुथलेसली उसमें व्यवहार किया गया था। हम लोग जुलूस में जा रहे थे, हम पहुँच भी नहीं पाए थे, ऊपर से ये हुआ। तो उसका मेरा अनुभव है। बाकी तो ज़्यादा आंदोलनात्मक दृष्टि से मैं जनसंघ के में सम्मिलित नहीं रहा, क्योंकि जनसंघ का अलग संगठन है, ठीक है, संघ के संसद उसके अंदर होते थे, आज भी भाजपा के अंदर भी है, और संघ का एक संबंध एक अलग प्रकार का वैचारिक अधिष्ठान समान होने के कारण से है। परंतु तो भी जनसंघ का संगठन क्योंकि अलग था और मैं संघ के अंदर था, तो मुझसे अपेक्षा भी नहीं होती थी कि मैं किसी में जाऊं, इसलिए मैं कभी उसमें शामिल भी नहीं हुआ। लेकिन ये गोहत्याबंदी आंदोलन का मुझे विशेष रूप से स्मरण है। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय, दोहरी सदस्यता के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी का 80 में उदय हुआ, आप 84 में इस काम में आए। आज उस समय के संकल्प निरंतर पूरे हो रहे हैं, 370 का हो, गोबंदी का हो, और आज अनेकों प्रकार की जो चीजें, राम जन्मभूमि का आंदोलन में जो जिस प्रकार की, आप लोगों को इस समय कैसा लग रहा है, उस समय और आज? नहीं, देखिए, मैं 370 का मैं खास तौर से जिक्र करता हूँ। 5 अगस्त यानी कमाल है। मैं जो है रणनीति के बारे में भी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि वो राज्यसभा के अंदर पहले लाया गया, और मैं इसको कहता हूँ कि ये एक प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्योंकि उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक में इसलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक आकस्मिकता का पुट था, उसमें किसी को अंदाजा नहीं था। हम लोकसभा के अंदर बैठे थे, हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। राज्यसभा एक सुगबुगाहट थी कि कुछ चीज होने वाली, तो 35 तक सोचते थे कि 35 के संबंध में शायद निर्णय होगा। वो तो जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम को किया, और लोग जब तक सोचते क्या हो रहा है, बड़ा फ्लोर मैनेजमेंट किया गया, तो खैर वो हो गया। लोकसभा के अंदर तो हमारा बहुमत था ही, हमने कर लिया। लेकिन मैं जो बात मैं कहना चाहता हूँ, उस दिन जो है हम लोग लिटरली, हम लोग बिल्कुल खुशी के आंसू रो रहे थे। हमको लगता था कि जो हमको बड़ा कठिन लगता था, देखिए राम जन्मभूमि आंदोलन के संबंध में भी लगता था कि हम इसको कर लेंगे, देर हो रही है लेकिन हम कर लेंगे। लेकिन 370 का विषय, संवैधानिक उसके अंदर समस्याएं हैं, जम्मू कश्मीर की अपनी समस्याएं, ये जो सारी बातें थी, और देश के जो अन्य विरोधी पक्ष है उसके अंदर एक
मैं कहूँगा वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित उनका दृष्टिकोण, इससे हमको लगता था ये बड़ा कठिन काम है, परंतु ये हुआ। राम जन्मभूमि के संबंध में तो क्योंकि हमारा सरकार का एक व्यू अलग है कि वो हमारी आस्था का विषय है। कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, तो उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट को के सामने सरकार का जो पक्ष ही आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। मैं सोचता इसका भी योगदान जरूर उस निर्णय के अंदर है। और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का अपना विवेक था, उन्होंने सोचा, उचित समझा इसको कि नहीं, राम जन्मभूमि स्थान जो है ये दिया जाना चाहिए, ये देश की परंपरा जो भी है, वो बड़ा फैसला और महत्वपूर्ण फैसला आया। तो वास्तव में 370 हो राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो 500 साल की प्रतीक्षा के पश्चात, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को, खासतौर से हम संघ परिवार या हमारे इस वैचारिक वैश्विक से जुड़े हुए व्यक्तियों को बहुत आनंदित करता है। वैश्विक राजनीति में साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और इस सबको वो करते हुए एकात्म मानववाद, लक्ष्यांत्योदय, प्रणयंत्योदय, पथंत्योदय आज चर्चा में है। और भारतीय जनता पार्टी भी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो गई है। इसमें कार्यकर्ताओं का निर्माण आप लोग कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात यह है कि जो विषय हम आज रख रहे हैं दुनिया के सामने, वो कभी रखे ही नहीं। 2014 में जो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो अगर सरकार का परिवर्तन नहीं था, वो मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, आपको जरूर ध्यान होगा, गार्जियन में लेख लिखा गया। मैंने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 18-19 मई को एक लेख लिखा गया और उसमें उसने कहा, और अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए लेख को मैं इसलिए महत्व देता हूँ थोड़ा सा, कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव है। वो जो लिखते हैं तो थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं क्योंकि थोड़ी जानकारी हिंदुस्तान के बारे में। उन्होंने लिखा कि 1947 के पश्चात से जो ये देश चला, वो न्यूनाधिक अंग्रेजी व्यवस्था के अनुसार ही चला। जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इससे वास्तव में देश को एक नई आज़ादी ये मिली है, ये गार्जियन ने लिखा है। तो कभी सोचा ही नहीं, हमारी कुछ परंपरा है, हमें पुराना राष्ट्र है हमारा कुछ, आज हम विश्व बंधुत्व की बात कहते हैं, आज हम सर्वधर्म समभाव की बात कहते हैं, या आज हम जो पर्यावरण की बात कहते हैं, ये कोई इसलिए नहीं कहते कि हमको कोई बता रहा है, आज बता रहा है कोई, या ये विश्व के अंदर चर्चा हो रही है, इसलिए नहीं हम कहते हैं। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आस्था है, हमने, हमारे ऋषियों ने इन चीज़ों का आविष्कार किया है। हमने जब कहा कि एकम सद् विप्रा बहुधा वदन्ति, हमें घोषणा करते हैं कि सब रास्ते एक सही है। हमारे यहाँ कभी जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या इवन दैट वामपंथ भी है, क्योंकि वो उसी भूमि से निकला है, तो उनके अंदर तो ऐसे शून्यता हमारे यहाँ आती ही नहीं है। या हम जो कहते हैं कि माता भूमि पुत्रों पृथिव्या, तो हम संकल्प करते हैं, हम बताते हैं कि ये माँ है हमारी, इसको हमें नष्ट नहीं करना है, इसका ये माँ की तरह इसका हमको दुग्धपान करना, रक्तपान नहीं करना है। तो पर्यावरण के विषय में हमारी दृष्टि है ये। लेकिन ये जो बातें हैं कभी हमने कही नहीं दुनिया को। योग का आविष्कार कोई नरेंद्र भाई ने थोड़ी किया, योग का आविष्कार तो पतंजलि ने किया। लेकिन योग इतनी बड़ी देन दुनिया के लिए है, उसको स्थापित नरेंद्र भाई कर पाए और किसी ने कर ही नहीं पाया, कोई किसी के दिमाग में नहीं बात आई। तो आज हमारी जो चीजें हैं वो ध्यान में लोगों के आ रही हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करता है, जो अंत्योदय की बात है। देखिए, वामपंथ तो फेल हो गया है। यदि कहीं पर वामपंथ की नाम कोई चल रहा है तो वो फर्जी नाम है। वामपंथ के हिसाब से अब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ना चीन में है, ना रूस में है। और पूंजीवाद की जो सीमाएं हैं वो लोगों को पता है, वो प्रत्येक व्यक्ति की चिंता कर ही नहीं सकती। जो गरीब व्यक्ति है वो एक लंबा विषय है, एकात्म मानववाद के संबंध में कहा जाए तो बहुत बातें कही जा सकती हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि यदि प्रकृति का भी हमको ध्यान रखना है, यदि हमको प्रत्येक व्यक्ति का भी ध्यान रखना है, हमको पर्यावरण को भी बचाना है, आज पर्यावरण टॉप एजेंडा के अंदर आ गया। तो ये जो एकात्म मानववाद का जो चिंतन है, उसमें सारे विषयों की चिंता करते हैं हम लोग, हम सृष्टि भी, समष्टि भी, व्यक्ति भी, व्यष्टि भी। तो उसमें से अपने आप लोगों के ध्यान में आ रहा है कि नहीं, ये जो विचार है जो हिंदुस्तान ने दिया ये ही उचित है। और अच्छी बात यह है कि उस विचार के विषय में श्रद्धा रखने वाला राजनीतिक नेतृत्व आज देश के अंदर है। दीनदयाल जी ने इसलिए कहा कि यह विचार सनातन विचार है, हम नई बात नहीं कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आज लोग संकल्प करते हैं, उद्घोष करते हैं, तो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो बात ठीक है। इसके लिए जो राजनीतिक दल में आज एक बड़ी समस्या है, शुचिता वाला कार्यकर्ता। कैसे उस समय ट्रेनिंग होती थी
और आज कैसे है? देखिए, ऐसा होता है जी, मुझे लगता है कि भाषणों से कुछ नहीं होता है। और आज राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो अश्रद्धा राजनीतिक लोगों के विषय में अभी भी है, यानी संसद के संबंध में भी बड़ी कठोर टिप्पणियां की हैं, अमर्यादित टिप्पणियां भी जो दिखती हैं ऐसी की हैं, वो इसलिए की है कि राजनीतिक व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। कहने से कभी कुछ नहीं होता है। जनसंघ के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के लिए एक बात ये उसको दिखाई देती है कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय हैं, हमारा नरेंद्र भाई मोदी हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो शुचिता को जीते हैं जो लोग, और उसी से प्रेरणा मिलती है। आज भी राजनीति की अपनी समस्याएं हैं, राजनीति के अंदर फिसलन है, जैसा अटल जी ने कहा कि फिसलन तो है व्यक्तिगत दाय में होने की, लेकिन तो भी जो कुल मिलाकर के हमारे सामने आदर्श है और उनका जो व्यवहार है उनको संभालता रहता है। और ये जो लाखों कार्यकर्ता हैं जिनके परिश्रम के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उनकी तपस्या हमको संभालती रहती है। तो ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि व्यवहार करने वाले राजनीतिक पुरुष, राजपुरुष हमारे सामने दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको कर पाते हैं। और बाकी जगह क्योंकि वैसा नहीं है, इसलिए वो नहीं होता है। नैतिकता राजनीति में, एथिक्स की बातें जो करते हैं लोग, ऐसे शुचिता की बात, आज नई पीढ़ी के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है राजनीति? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजनीति को आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं समय के साथ बदली हैं, उतना पहले राजनीतिक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ करता था। से 1000 साल पहले हम कहें या 2000 साल पहले कहें, लेकिन धीरे 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 जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, आज हम कोद्र होए हमें का हानि, इस विचार को लेकर नहीं चल सकते, इस सोच को लेकर नहीं चल सकते हमको। क्योंकि राजनीतिक जो कर्तृत्व है वो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करता है और वो बड़ा एक निर्णायक पक्ष भी है। तो हमें उसके संबंध में जरूर चिंता करनी पड़ेगी और उसके अंदर अच्छे लोग जाएं। अच्छे लोग माने जो सेवा के भाव से जाएं। जैसा अब नरेंद्र भाई ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि भाई जो ये सत्ता है ये उपभोग की वस्तु नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। और फिर मैं वही बात कहूँगा, उन्होंने केवल कहा नहीं है, उन्होंने उसको करके दिखाया है, वो निरंतर किया है। वो आदर्श हमारे सामने, और ऐसे अनेक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो अन्य भी हमारे ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं। और इसी आदर्श से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, दुनिया को भी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज जो दुनिया के अंदर भी हमारी प्रतिष्ठा इस नाते हुई है, वो इसी वजह से हुई है, इस आदर्श के अनुसार एक देश की सत्ता चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि युवकों को, नौजवानों को इस तरफ देखना चाहिए और राजनीति सेवा का माध्यम है। इस बात को लेकर के वो चलेंगे तो उनको आत्मसंतुष्टि भी होगी, समाज की सेवा भी उनकी होगी और उनको यश भी प्राप्त होगा। सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप जुड़े, संघ का मानना है कि व्यक्ति निर्माण का काम, सब परिवर्तन राजनीति से संभव नहीं है, इसलिए समाज की भी भूमिका होनी चाहिए। समाज और राजनीति दोनों मिलकर के जब सुंदर समाज बनाएंगे तो यह समाज बनेगा। उसमें राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन समाज की भी है। समाज के लोगों से क्या अपेक्षा रहती है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। समाज की सहभागिता के बिना कुछ संभव नहीं है। और सहभागिता राजनीतिक स्तर पर भी ये अन्य जो भी कार्यक्रम भी होते हैं उनके अंदर भी, तो समाज के अंदर भी जागरूकता नहीं होगी तो राजनीति भी सफल नहीं हो सकती। राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव बेशक पहले के मुकाबले बढ़ा है, परंतु ऐसे नहीं कि राजनीति सब चीजों का फैसला कर सकती है या राजनीति समाज को बदल सकती है। ये जो संघ की सोच है, ये इतनी समग्र दृष्टि से संपन्न सोच है जिसको सिद्ध करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि जहां पर राजनीति ही सर्वोपरि रही है, उनका तो पतन हो गया। बहुत सारे ऐसे साम्राज्य बिखर गए, लेकिन जिनके अंदर आंतरिक शक्ति समाज की थी, उन्होंने वो आगे बढ़े। तो समाज की आंतरिक शक्ति के बिना समाज प्रगति भी नहीं कर सकता, राजनीति के अंदर शुचिता भी नहीं आ सकती। और इसलिए विभिन्न जो अंग हैं वो सब सक्रिय रहें, उनकी चिंता की जाए। वो चिंता की जाए माने वो उनको वैसा बढ़ने का अवसर बराबर रहे, तो ये बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक यदि दृष्टि से हम देखें तो आज प्रधानमंत्री जी भी
मैं फिर एक बार उनका जिक्र कर रहा हूँ, वो भी सामाजिक सहभागिता को बहुत महत्व देते हैं और सेवा का कोई काम, कोई ना कोई काम हम लोग करें, इसका आग्रह भी वो करते हैं। अटल जी भी करते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो अब जैसे कोरोना के समय में सेवाई संगठन का हमने किया, तो हम यदि केवल सामान्य राजनीतिक दल हुए होते हम वो काम ना करते, परंतु नहीं, हम समाज के अंदर हम हैं। राजनीतिक दल का काम केवल और उस अर्थ में राजनीति करना नहीं है, समाज की सहभागिता भी हो, समाज की सेवा भी हो, हमने उस भूमिका को निभाया। तो सामाजिक संगठनों का और समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनका बड़ा भारी महत्व है और वो जब तक पुष्ट नहीं होंगे तब तक समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल 100% खरी बात है जिस के आधार पर समय चलता है। एक सामान्य कार्यकर्ता जो राजनीति करता है, एक तो ऐसे पूर्णकालिक हैं, प्रचारक हैं, लेकिन आपने गृहस्थ जीवन भी जिया और यह सामाजिक काम करते करते गृहस्थ जीवन और राजनीति के जीवन में समन्वय कैसे होता है? नहीं, थोड़ा कठिन तो होता है, थोड़ा कठिन तो है। आप अच्छा, बहुत बार परिवार की अपेक्षाएं कहीं किसी की कम होती होंगी, किसी की ज़्यादा होती होंगी। एक तो ये बात तय है कि परिवार के सहयोग के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, तो लेकिन उसके बाद भी थोड़ा शिकायतें भी रहती हैं, भाई वो चलो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमको करने दो, तो शिकायतें भी रहती हैं। तो समन्वय की कोशिश होती है, बहुत बार वो 100% नहीं भी हो पाता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक परिवार सहयोग न करे तब तक राजनीतिक काम खास तौर से करना बड़ा मुश्किल है। और जो भी आज काम कर रहे हैं उस सहयोग के आधार पर ही कर रहे हैं। थोड़ी कोशिश तो होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि शक्ति जो है व्यक्ति की जो चार्जिंग है, जैसे कोई सेल मोबाइल की आप चार्जिंग करते हैं, वो इनिशियल चार्जिंग उसके घर से ही होती है। वहाँ जो चार्ज होकर के निकलता है उसकी वैचारिक ऊर्जा रहती है, उसके साथ और सब काम रहते हैं, सेवा का संकल्प रहता है, लेकिन वो चार्जिंग उसकी बेहतर यदि नहीं होगी तो उसको कठिनाई आएगी। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि आज तो युवाओं की प्रेरणा स्रोत मोदी जी हैं और मोदी जी का जिस प्रकार का करते हैं परिवार में समन्वय की बात, तो लोगों को लगता है कि आखिर कौन सा जीवन चलना चाहिए, क्या है, ठीक है। और एक अंतिम बात, आपको कभी कभी सदन भी चलाने का मौका, वहां समन्वय अन्य राजनीतिक दलों से, क्योंकि कहते हैं ना कि सरकार बहुमत से नहीं सर्वमत से चलती है, तो उसमें कैसा रहा? देखिए, मुझे लगता है, और मैं जब पहली बार उसको उस गरिमामयी स्थान पर बैठने का मौका मिला, तो मेरे ध्यान में एक तो ये बात है कि मैं भाजपा का नहीं हूँ, बड़ी एकदम सरल बात है। और इसलिए मुझे इस बात का संतोष भी होता है कि मैं तटस्थ रह करके सबको कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा मुझको ये भी लगता है कि यहाँ जो भी सांसद आए हैं, किसी भी पक्ष के हों, निर्दलीय हों, किसी भी पक्ष के हों, लेकिन वो एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 35 लाख 40 लाख लोगों का वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी बात को कुछ वो कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं। तो मैं इस नाते जरा समय के मामले में थोड़ी सी, हालांकि चलता तो सदन देखिए नियमों से ही है, आप बहुत अधिक उसमें लिबर्टी किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो सांसद हैं वो थोड़ा सा समय की दृष्टि से संतुष्ट रहें, अपनी बात कह सकें, और अच्छा है, सबका सहयोग मिलता है। और मैं समझता हूँ कि मैं वैसे भी मिलता रहता है, मेरी शुरू से भी कोई संघ की ट्रेनिंग है कि सारे के सारे अपने ही हैं, सब कोई पराया है भी नहीं। तो वो जो संस्कार है कि भी कोई अस्पृश्यता किसी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं 2009 में संसद में पहुंचा, तभी से मैं सभी सांसदों से मिलता भी रहता हूँ, वो भी शायद मेरी मदद करता है, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। भारत माता की जय की यह चरैवेति की साधना आपकी चलती रहे, भगवान यीशु से प्रणाम। बहुत बहुत आपको